हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आप लोग को मिलने वाली है और हमने 15 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा था, जो कि हिंदी मीडियम में भी क्लासेस चल रही थी बायोलॉजी की। बिल्कुल फास्ट में डियर, ऑडियो मतलब कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक समझिए ऐसा ही कि बिल्कुल फास्ट चल रहा है कि आपको आधे घंटे या 36 मिनट 40 मिनट के अंदर अंदर आपको एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं। देन कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं डियर आप लोग को फिर से नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करूंगी स्टार्टिंग से, उसमें आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जितने भी रहेगा शॉर्ट नोट्स की तरह ही दिया जाएगा आप लोग को, बिल्कुल बनाकर। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक बार चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ में अलग अलग एग्जाम जो होते हैं डियर, जहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही। एंड आपका 11 12 के बच्चे जो हैं, जिनका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएनएम जीएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में किसी भी कोर्स को आप करना चाहते हैं डियर, तो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग अब डेली बेसिस पे क्लासेस लेंगे और अभी 16 चैप्टर तक चल रहे हैं, इसमें 19 चैप्टर है। देन हम 12 स्टार्ट करेंगे डियर। उसके बाद 12 को कंप्लीट कराने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आप लोग को शॉर्ट नोट्स में, बिल्कुल शॉर्ट में एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट एक बार आप इसको ऑडियो को सुनिए ताकि आपके रिवाइज होता जाए डियर, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड के बच्चों के लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग की। यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना के लिए, तो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 7250482295। इस नंबर पे बात करेंगे डियर, क्या फी रहने वाली है, कितने दिन की क्लासेस मिलेगी, क्या मिलेगा आपको उसमें, कौन सी फैकल्टी रहेंगी, कैसे कैसे टीचर रहेंगे, इन सभी जानकारी आपको इस नंबर पे दे दिया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी कम समय है डियर। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ, देखे होंगे आप लोग रिजल्ट कितना, मतलब कि कैसा था। नॉट क्वालिफाई में काफी बच्चे आए थे, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर से आपको क्या होगा कि नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों को कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगी डियर। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी बच्चे अभी हजारीबाग के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बायोलॉजी क्लास लेके पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, और यदि उनको भी लग रहा है कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, तो डियर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे बात कर सकते हैं। और जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही है झारखंड के अंदर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोग को ये पता चले कि चैनल है वेद क्लासेस चैनल, जिसपे हम लोग को क्लासेस दी जाएंगी झारखंड से रिलेटेड। और ये अलग अलग स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है डियर, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं झारखंड के ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए मैं बताना चाह रही थी कि आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये नीट, जिनका एग्जाम नीट का प्रिपरेशन करे, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा डियर, कि आप मॉर्निंग में इवनिंग में जब भी बैठे हो या फिर कहीं भी हो, तो आप थोड़ा सा सुन लिए तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा डियर, फटाफट, है ना। तो आप कब रिवीजन करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट में मानव उत्सर्जन तंत्र, देन मूत्र निर्माण, फिर वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, आपका निस्यंद का सांद्रण करने की क्रिया विधि, देन आपका वृक्क क्रियाओं का नियमन, एंड आपका मूत्रण, देन आपका उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, लास्ट वन इज डी वृक्क विकृतियां, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर ही क्या है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, है ना। 16 चैप्टर है। प्राणी उपचार, आपका उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहणी जैसे क्रियाओं द्वारा अमोनिया, देखिएगा यहाँ पे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन फॉस्फेट सल्फेट आदि का संचय करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया स्टार्टिंग में कि जो भी प्राणी उपाचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहणी, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। प्राणियों द्वारा इन पदार्थ, जितने भी पदार्थ दिखाए ऊपर में, इनका पूर्णतः या आंशिक रूप से, ठीक है ना, क्या होगा, निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों, साथ ही विशेष रूप से साधारण आपका नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इसमें बताया डियर कि प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजनी अपशिष्ट जितने भी हैं, मुख्य रूप से आपका कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक अवशेष यानी कि टॉक्सिक्स है, और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। देन यूरिक अम्ल कम आविश है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनी, देखिएगा
अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। क्या बताया कि अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थायी मछलियां जो होते हैं, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अनेक अस्थायी मछलियां या उभयचर या जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम या गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। किसका? वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी यानी या फिर अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं इन प्राणियों को? अमोनिया उत्सर्जी या फिर अमोनोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर क्या है। नेक्स्ट में आपका है स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आपका आविश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? यूरिया और यूरिक अम्ल का। स्तनधारी यानी कई स्थलीय उभयचर जैसे समुद्री मछलियां जो होती हैं, मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसको और या फिर यूरिया उत्सर्जी या फिर यो आपका यूरियोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो आपका समुद्री मछलियां होती हैं मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी या फिर यूरियोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, इन प्राणियों में उपाचयी क्रियाओं के द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। इन प्राणियों में इन देखिएगा इन प्राणियों में उपाचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित जो भी निर्मित हो रही अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा आपका निस्पंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों को धात्री यानी कि मैट्रिक्स में अपेक्षित पराशरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे डियर। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं का पेस्ट के रूप में होता है। और ये क्या होता है? यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि आपका यूरिकॉटलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश आंख केसरिकियों में यह संरचना सरल नालिका रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नालिकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। देखिए डियर, इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखते हैं क्या क्या है दिया गया है इसमें आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आदि वृक्क यानी कि प्रोटोनेफ्रेडिया या ज्वाला कोशिकाएं, जिसमें आपका प्लेटिहेल्मिन्थ, चपटे कृमि जैसे फ्लेनेरिया, रॉटीफर कुछ एनेलिड, या फिर देखिएगा सीफेलोक्टोइड जिसमें से एम्फी अवकाश आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि देखिएगा इसमें आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखिएगा डियर, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे केचुओं या अनएनालिड में नालिकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों की बात करें मैं तो तिलचट्टों में आपका क्या दिया गया है? तिलचट्टे यानी कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में आपका मैलपीगी नालिकाएं पाई जाती। क्या पाई जाती है? मैलपीगी नालिकाएं पाई जाती है। मैलपीगी नालिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। किसमें मदद करती है? नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा की मैं बात करूं, झींगा में क्या होगा? तो झींगा का देखिएगा, झींगा यानी कि प्रॉन जिसे कहते हैं। प्रॉन आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रॉन आपका क्रस्टेशियाई देखिएगा, क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां यानी कि देखिएगा आपका एंटिल ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये सब का नाम अलग अलग था और अलग अलग चीजों के बारे में आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मानव उत्सर्जन तंत्र। 16.1 में क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क यानी कि एक जोड़ी मूत्र नालिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। क्या बताया कि मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नालिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है, जो आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है।
मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना। मूत्र मार्ग कहाँ है, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, पृष्ठ महाधमनी, देन उसके बाद वृक्क देखिएगा किडनी की वृक्क शिरा एंड वृक्क धमनी एंड आपका अधिवृक्क ग्रंथि निधर है आपका पश्च महाशिरा, पेल्विस, देन आपका मेडुला मध्यांश या वल्कुट, ये दिया गया है। यहाँ पे वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। वृक्क जो बताया क्या होते हैं, सेम के बीज की तरह, सेम का जो बीज होता है आकृति क्या गहरे भूरे लाल कलर के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कोशिकाओं के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक देखिएगा, वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग को भीतरी भीतरी अवतल यानी कि कॉनकेव सतह, देखिए यहाँ पे कॉनकेव क्या है, यहाँ पे कॉनकेव व कॉन्वेक्स सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है, हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नालिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि पेल्विस कहते हैं तथा इसे हम निकलने वाली प्रक्षेपों यानी कि प्रोजेक्शन को सचक आपका कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखिएगा, वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं। वृक्क में कितना बताया, दो भाग होते हैं। बाहरी वॉलकुट यानी कि कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश यानी कि मेडुला। क्या क्या होता है, बाहरी वॉलकुट कॉर्टेक्स होता है, भीतरी मध्यांश मेडुला होती है। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड यानी कि मध्यांश पिरामिड में बटा जाता है जो कि चस्कों में फैले रहते हैं। वॉलकुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तीनी स्तंभ यानी कि कॉलम ऑफ बर्तीनी कहते हैं, जो कि चित्र 16.2 में आपका दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे मध्यांश पिरामिड, देन बर्तनी के स्तंभ कहाँ है, ये आपका यहाँ शो कर रहा है। कैलिक्स देखिएगा यहाँ पे है आपका, देन वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क पेल्विक, मूत्र वाहिनी कहाँ है, वृक्क का आवरण एंड वॉलकुट, सब आपका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नालिकार संरचना यानी कि विक्राणु जिसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितना, 10 लाख नेफ्रॉन यानी कि 10 लाख विक्राणु जो क्रियात्मक इकाइयां हैं। प्रत्येक विक्राणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस और वृक्क नालिका कहते हैं। कुछ वृक्कीय धमनियों की शाखा अभिवाही धमनिकाओं यानी कि एफेरेंट आपका आर्टियोल से बनी कोशिकाओं यानी कि कैपिलरी का एक गुच्छ है जिसे ग्लोमेरुलस से रक्त आह्वायिका धमनियां यानी कि एफेरेंट आर्टियोल्स द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ये आपका दिया गया है 16.3 में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अपवाही धमनियां, देन आपका क्या है यहाँ पे डियर देखिएगा, फिर अविभाज्य धमनियां, फिर ग्लोमेरुलर आपका देखिएगा ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ, आपका बोमेन स्पूंट, एनएसपी आपको देखिएगा संपिपस्थ संवालित नालिका, दूरस्थ संवालित नालिका, देन आरोही भुजा यहाँ पे शो कर रहा है, फिर आरोही भुजा ये वाली है, देन आपका वासा रैक्टा, देन संग्रह नालिका, ये आपका डायग्राम आपका दिया गया है जो कि यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, हैंले पास कहेंगे, जो आपका आरोही और आरोही भुजा को रक्त वाहिका और अवाहिका नालिकाएं प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा डियर कि वृक्क नालिका दोहरी झिल्ली युक्त आपका प्लेनुमा बोमेन स्पून से प्रारंभ होती है। वृक्क नालिका जो बता रहा दोहरी झिल्ली युक्त प्लेनुमा बोमेन स्पून से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होती है और गुच्छ और बोमेन स्पून मिलकर आपका मेल्पिग्याई अथवा वृक्क का निकाय यानी कि कार्पस्कुलर बनाते हैं, जो कि 16.4 में दिया गया है डियर। बोमेन स्पोर्ट यानी मैलपिगी काय वृक्क कार्पस्कुलर जो कि आपका समीपस्थ सवालत नलिका और अपवाही धमनी का बोमेन स्पोर्ट जो आपका संपूर्ण दिया हुआ है अभिभावी धमनिया, देखिए बोमेन है ना। एक आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे बोमेन स्पून से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नालिका यानी कि पिष्ठी प्रारंभ होती है। इसके बाद विक्राणुओं में हेयर पिन के आकार का हेलने लूप यानी कि पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती हैं। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नालिका
दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि DCT प्रारंभ होते हैं। अनेक वृक्काणुओं के दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं और अनेक संग्रह नलिका मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय सरणि में खुलती है। वृक्काणुओं की वृक्क कणिकाएं, सम्मिश्र संवलित नालिकाएं, दूरस्थ संवलित नालिका आदि वृक्क के आपका वल्कुट भाग में, जबकि हैनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश विक्राणुओं के हैनले लूप बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? हैनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्ककुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हैनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धसे रहते हैं डियर। इन्हें आपका क्या कहते हैं? सानिध्य मध्यांश विक्राणु यानी कि जगसटा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। देन आपका गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क नालिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं को जाल बनाती हैं, जिसे परिनालिकाएं केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हैंडलूप लूप के समांतर चलते हुए यू यानी कि आकार की संरचना वसा रेक्टा बनाती है। वानी वलकुटीय विक्राणुओं में वसा रेक्टा या तो अनुपस्थिति या अत्यधिक हासिल आश्रित होती है। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो आपका है मूत्र निर्माण, जो कि 16.2 में है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छीय निस्संदन, पुनः शोषण, श्रवण, जो शुक्राणुओं के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कैसे आपका केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्अंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छिकीय निस्संदन कहते हैं। वृक्कियों द्वारा प्रति मिनट औसतन यानी कि 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्संदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1.1 भागा 5 यानी कि में वे भाग बराबर होते हैं। ठीक है ना? कुछ की कोशिकाओं को रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्संदन रहता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त केशिका, तो कोशिका की आंतरिक उपकला, वोमेन स्पून की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली वोमेन स्पून की उपकला कोशिकाओं पदाणु यानी कि पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार के आपका विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें आपका निस्संदन खांच व खांच छिद्र, जिन्हें आपका सिल्ट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों में रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिसे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन कर स्फुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे हम निस्संदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर यहाँ पे। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निस्संदन की आपका गई मात्रा गुच्छीय निस्संदन दर यानी कि GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रति आपका दिन होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर आपका कुछ निस्संदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा किया गया विधि अपनाई जाती है। गुच्छिकीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संबंधी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ आपका संवलित नलिका की आपका केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस देखिएगा निस्संदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रवण से सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्संदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। नेक्स्ट में देखिएगा प्रतिदिन बनने वाले निस्संदेह के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन के उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो समझा जा सकता है कि 99% निस्संदेह को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जा सकता है। कितना प्रतिशत? 99, जिसे हम पुनः अवशोषण कहते हैं। ठीक है, यह कार्य वृक्क नालिका के उपकला कोशिका अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा करती हैं। उदाहरणार्थ में देखिएगा निस्संदेह पदार्थ जैसे कौन कौन से ग्लूकोज, यहाँ पे देखिएगा डियर आप लोग ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से आपका पुनरावस्थित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। विक्राणुओं के प्रारंभिक भाग में जल का आपका पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है, जो 16.5 में मूत्र निर्माण के दौरान नालिकार जो कोशिका निस्संदन में H+K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नालिकार क्षरण के मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट आपका है वृक्क नालिका के विभिन्न भागों के कार्य। क्या है?
वृक्क नालिका के विभिन्न भागों का अलग-अलग भाग के जो कार्य होंगे, जो फंक्शन होगा। समीपस्थ संवलित नालिका, यह नालिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती हैं, जो पुनर्शोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं। लगभग सभी अवशोषक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघटय और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समय देखिएगा, समीपस्थ संवलित नालिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्संदन से श्रावण और HCO3 माइनस का पुनराशोषण करती हैं। दूसरा में क्या है, पहले लो, जिसमें आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरा आपका देखिएगा पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल की प्रसन्नता के आपका नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम होती हैं, परंतु वैद्युत अपघटय के लिए सक्रियता से या धीरे-धीरे पारंगम होती हैं या नीचे की ओर जाते हुए निस्संदेह को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारंगम होती है, लेकिन वैद्युत अपघटय अवशोषण सक्रिय और निष्क्रिय रूप से करती हैं। जैसे-जैसे सांद्र निस्संदेह ऊपर की ओर जाता है, वैसे-वैसे वैद्युत जो अपघटय के मध्यांश तरल में जाने से निस्संदन तनु यानी कि डाइल्यूट होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखिएगा, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया था, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनर्वसन एवं स्रावन गमन की दिशा को प्रदर्शित करना। तीसरा में क्या है, दूरस्थ, जो आपको यहाँ दिया गया है, दूरस्थ संवलित नलिका डीटीसी डीसीटी विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पूर्ण वो आपका पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम, देखिए कौन कौन सा रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनर्शोषण एवं H+K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट हम संग्रहण नालिका की बात करेंगे। या लंबी नालिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परा दिखेगा परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। या पीएच के नियमन तथा H+ और K+ के आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16.4, जिसमें आपका क्या है, देखिएगा, निस्संदछनित को सांद्रण करने की क्रिया विधि। सांद्रण करने की क्रिया विधि स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वसा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्संदेह की विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वसा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वसा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश यानी कि मेडुलरी एंटर एंटरटिशियम के पराशरण दाब को विशेष प्रकार के नियमित करती हैं। पराशरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वलकुट की ओर 300 आपके यहाँ पे मॉस्मोलीटर से आंतरिक मध्यांश से लगभग 1200 से दिखेगा मॉस्मोलीटर मीटर। ये आपका जो मिली ऑस्मोलीटर है, मिली ऑस्मोलीटर, लीटर इधर दिया गया है तो मिली ऑस्मोलीटर 1200 मिली ऑस्मोलीटर या क्रमतः सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की, देखिएगा सोडियम क्लोराइड का परिवहन जो हो रहा है हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की आरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, दूसरा देखिएगा यहाँ पे डियर कि सोडियम क्लोराइड आपका अंतरकाश को वसा रेक्टा के आरोही दो भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा आपका प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नालिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वसा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रिया विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिधारा क्रिया विधि कहते हैं। यह क्रिया विधि मध्यांश के अंतरकाशी की परमता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशीय परमता संग्रह नालिका द्वारा जल के सहज सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्दय के सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्दय की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। या निश्चित की जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रिया विधि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट में आपका क्या है, 16.5 में वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रिया विधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्वर्णन क्रिया विधि यानी कि सानिध्य गुच्छ उपकरण, जिसमें आपका आपका जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है।
शरीर में उपस्थिति प्रसरण ग्रहणीय रक्त आयतन शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रता में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास यानी कि मूत्रलता डायूरेसिस इन आपका ग्रहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रति मूत्रल हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसमें एडीएच और देखिएगा इसमें न्यूरोहाइपोफायरेसिस और या फिर वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। एडीएस नालिका के अंतिम भाग में जल के पुनराशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रता को रोकता है। नेक्स्ट देखिएगा शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रसरण ग्रहियों में निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए आपका एडीएच के स्रावन को निरोध करती है। एडीएस वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनी आपका वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रभाव बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जीएफआर रेट भी बढ़ जाता है। जेजीए यहाँ पे क्या बता रहा है, जेजीए ठीक है, कि जटिल नियमकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त वाह प्रवाह गुच्छीय रक्त दाब जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित आपका एंजियो टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एवं एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण जो कि वैसंके स्क्यूटर है जो कि गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वाल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा स्रवण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नालिका के दूरस्थ भाग में आपका सोडियम जो है Na+ तथा जल का पुनर्शोषण होता है। इससे भी रक्त दाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है तथा यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंटीओ आपका एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। क्या कहलाती है, एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नेट आपका नाइट्रिएटिक कारक यानी कि एएनएफ स्रावित होता है। एनएनएफ से वाहिका विस्फारण रक्त कोशिकाओं का वाहिकाओं का विस्फारण होता है, जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से एनएनएफ क्रियाविधि रेनिन आपका एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। इसका काम करता है, नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम लोग का आ गया है मूत्रण। इसमें है वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय के चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश दिया जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय जो कि होता है, जिसमें औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र विश्लेषण विकृतों के कई कई आपका उपचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य ना करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, उदाहरण में आपका मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं तथा आपका कीटोन काय की उपस्थिति जिसको कीटोन यूरिया कहते हैं। मधुमेह में जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा डियर, नेक्स्ट में क्या है 7 में आपका एक आ गया उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। क्या बता रहा, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए चैप्टर को अच्छे से क्या करना, आपको रिवाइज कर लेना है। क्या करना, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस शक्ति तथा त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा को निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो पीत का स्राव करती है, जो हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि आपका क्या है, यकृत है, जो पीत का क्या करता है, स्रावित करती है।
जिसे बिलिरुबिन यानी बिलिविरडिन या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर नियमित स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बताएंगे त्वचा में उपस्थिति संवेद ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां में भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। संवेद ग्रंथियां द्वारा निकलने वाले पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखता है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों को उत्सर्जन से भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीमम द्वारा कुछ एस्ट्रॉल, आपका हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? क्या होता है? लार द्वारा भी होता है। नेक्स्ट है आपका डियर देखिएगा, नेक्स्ट में वृक्क विकृतियां। वृक्कों की आपका कुछ क्रिया फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यधिक हानिकारक होता है। यह वृक्क पात्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसके मरीजों को यूरिया का निष्कासन यानी कि हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी के धमनी से रक्त निकाल कर उसमें हेपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर आप देखिएगा अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित से आपका सेलोफेन नली होती है और ऐसे द्रव से घिरी होती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्र युक्त सेलोफन झिल्ली से अपहोनिक द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र आपका प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी दरों में नाइट्रोजनी अवशेष अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी को सिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता। मैं आप लोग से उम्मीद करूंगी डियर, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने कोई देख रहे हैं उतना ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी के पास पहुंच जाए। जो भी अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम का रिवीजन हो जाएगा एक बार। और आप लोग डियर बायोलॉजी को जितने बार रिवीजन करेंगे फटाफट उतना ही आपके लिए फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक देखिएगा क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है क्या क्या, फर्स्ट में आपका रीनल देखिएगा, इसमें रीनल एल्कलाई जो कि वृक्क में बनी पथरिया, आगोनोसिल क्रिस्टल, क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे आपका ऑक्सलेट आदि। नेक्स्ट हमारा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे गुच्छ आपका गुच्छ शोध, वृक्क के गुच्छ शोध की प्रादाहकता। तो ये थी डियर क्लासेस आज की, जो कि आपका क्लास एंड हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 17 होगा, जो कि डेली बेसिस पे अब होगा डियर। 17, 18 और 19 यानी कि 3 चैप्टर इसमें बच गए हैं रेस्ट। देन आपका 12 क्लास स्टार्ट होगा। और अभी जिनका झारखंड में बोर्ड का एग्जाम होने वाले हैं डियर, चाहे दूसरे स्टेट में भी जिनका होगा, शायद हमारे यहाँ जनवरी या फरवरी तक एग्जाम हो जाए 11 की, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।